हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। देखो, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है, वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहता। आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आप भी बहुत सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। जैसे सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स से इंटरेक्ट करते हैं। स्कूल जब पहुंचते हैं तो आप अपने क्लासमेट से टॉपिक डिस्कस करते हैं। जब आप घर स्कूल से वापस आते हैं तो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो देखो, इन सारे एग्जाम्पल्स में, इन सारे इंस्टेंसेस में यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप। फैमिली क्या है? फैमिली एक ग्रुप है और आप इस ग्रुप के मेंबर हैं। दूसरा, जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं आपके, उनसे आप अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो वो भी एक ग्रुप है। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी एक सर्कल बना हुआ है, उसके भी आप मेंबर हैं। तो देखो, हर इंसान किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर होता है। वहाँ पर वो अपनी फीलिंग शेयर करता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नेचर से रहता है। ग्रुप से हमें सपोर्ट मिलती है, हमें कंफर्ट फील होता है। देखो, जो ग्रुप होते हैं वो सिर्फ सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि पर्सन के अंदर वो एक ऐसी फीलिंग डेवलप करते हैं जो पॉजिटिव होती है। पर्सन के ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी वो फैसिलिटेट करते हैं। तो देखो, ग्रुप की सपोर्ट से हम बहुत अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ को एक मीनिंग देते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगी कि ग्रुप होता क्या है और किस तरह से ग्रुप हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो पूरे वीडियो लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, तो आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ग्रुप का मीनिंग समझाऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि देखो, अगर आपको मीनिंग आता है तो आप इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स लिख पाएंगे। आपको किसी तरह से किसी कैरेक्टरिस्टिक को, सैलिएंट फीचर्स को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपको मीनिंग लिखना आता है ग्रुप का, तो उसी मीनिंग में से आप सैलिएंट फीचर्स अपने आप बना लेंगे। तो ये सब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। इसके साथ मैं आपको वो टर्म्स भी बताऊंगी जिन्हें हम ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं करते। जैसे क्राउड है, ये एक ग्रुप नहीं है। ऑडियंस है, ये एक ग्रुप नहीं है। फिर टीम है, ये एक ग्रुप नहीं है। इसके साथ मॉब जो होती है उसे भी हम ग्रुप कंसिडर नहीं करते। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगी कि हमें ग्रुप को ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो देखो, ये वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप का ये बेसिक है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ आप देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ग्रुप का मीनिंग क्या होता है और आप ग्रुप का मीनिंग कैसे लिखेंगे। देखो, ग्रुप में आप क्या लिखेंगे? एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ 2 or more individuals who interact with each other and are interdependent, have common motives and set of role relationship and have norms that regulate their behaviors. अब देखो, ये सारी टर्म मैं आपको 1 by 1 डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ ग्रुप होता क्या है। देखो, ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। यानी अगर 2 मेंबर मिल जाते हैं तो उसे हम कहेंगे ये ग्रुप है। और ग्रुप में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, वो अनलिमिटेड है। तो आप मिनिमम 2 मेंबर्स डिफाइन करेंगे कि ग्रुप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कम से कम 2 मेंबर होते हैं। और ज्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं, दैट इज नॉट नोन टू अस। इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट विद ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप के मेंबर्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, हर तरह के इश्यूज पर वो बातचीत करते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं थ्रू देयर इंटरेक्शन। इसके बाद आता है दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ, देखो, ग्रुप के सारे मेंबर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है। देखो, जैसे फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, सारे मेंबर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है।
मदर फादर पर डिपेंडेंट होती है, फादर मदर पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए सारे मेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। ग्रुप में क्या होता है कि लोग कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब भी उन्हें नीड होती है, जब भी उन्हें एक दूसरे की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सब एक साथ खड़े होते हैं। इसके बाद देखो, दे हैव कॉमन मोटिव्स। यहाँ पर हर किसी का एक कॉमन गोल है, एक कॉमन मोटिव है जिसे अचीव करने के लिए वो कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं। जैसे देखो, क्लास का एग्जांपल लेते हैं। आपके स्कूल में आपके टीचर और आप सारे स्टूडेंट, इन सबका एक कॉमन मोटिव है कि आपको 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, इसीलिए आप मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव एफर्ट्स है वो कॉमन गोल अचीव करने के लिए किए जाते हैं। तो ग्रुप में हमेशा कॉमन गोल होते हैं। इसके बाद देखो, सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप। यहाँ पर हर किसी को रोल असाइन होता है। जैसे टीचर है, उनका रोल होता है बच्चों को पढ़ाना। जो स्टूडेंट है उनका रोल क्या होता है कि टीचर को पेशेंस के साथ समझना, हर कंसेप्ट को क्लियर करवाना, टीचर से अपने डाउट क्लियर करना। तो हर पर्सन के असाइंड रोल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे अपने रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है एंड हैव नॉर्म्स दैट रेगुलेट देयर बिहेवियर। देखो, हर ग्रुप में कुछ रूल्स होते हैं। नॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? रूल्स एंड रेगुलेशंस। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस इनडिसिप्लिन अराइज हो जाता है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव नहीं कर सकते। इसलिए नॉर्म्स का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो रेगुलेट करता है हमारे बिहेवियर को। तो समझ आया किस तरह से आप डिफाइन करेंगे ग्रुप को? ये पूरी ग्रुप की डेफिनेशन है, ये आपको लिखनी है। अगर एग्जाम में 1 मार्कर आता है तो आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़े। अगर 3 या 4 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ग्रुप के साथ साथ उसके सैलिएंट फीचर्स भी लिखेंगे। मैंने यहाँ पर 5 फीचर लिखे हैं। देखो, ये 5 फीचर आप इसी डेफिनेशन में से फाइंड आउट करके लिखेंगे। आपको किसी तरह के क्रैमिंग की, किसी तरह के बाय हार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फीचर्स के पॉइंट। तो आप कैसे लिखेंगे, इस डेफिनेशन में कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन। अब देखो, हमने लिखा है ग्रुप की डेफिनेशन में, इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। यानी ग्रुप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड लोग होते हैं। जैसे आपकी साइकोलॉजी की क्लास, आपकी साइकोलॉजी की क्लास ग्रुप का एग्जाम्पल है। कैसे? देखो, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए ग्रुप में और आपकी साइकोलॉजी की क्लास में मोर देन 50 स्टूडेंट हैं। तो ये क्या है? ये स्टूडेंट का एक ग्रुप है। क्लियर? अब देखो, सेकंड फीचर आता है इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो देखो, ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी इसी डेफिनेशन में से हमने लिया है, इंटरैक्ट विद ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे स्टूडेंट जो साइकोलॉजी की क्लास में असेंबल हुए हैं, एक दूसरे से वो इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से इश्यूज डिस्कस करने के लिए बातचीत करते हैं, टॉपिक डिस्कस करने के लिए बातचीत करते हैं। तो इस तरह से ग्रुप में हमेशा इंटरैक्शन होता है। तो आप कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट एंड टीचर इंटरैक्ट टू लर्न एंड क्लियर स्टूडेंट्स डाउट। देखो, जब भी आप टीचर से इंटरैक्ट करते हैं तो क्यों इंटरैक्ट करते हैं? क्योंकि अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप उसे क्लियर करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप अपने क्लासमेट से ही इंटरैक्ट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ग्रुप में इंटरैक्शन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इंटरैक्शन के थ्रू ही हम अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अब देखो, थर्ड फीचर इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये जो थर्ड फीचर है ये भी मैं इसी डेफिनेशन में से ले रही हूँ। दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखो, क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। स्टूडेंट का जो गुड रिजल्ट होता है, गुड परफॉर्मेंस होता है, वो टीचर के मोटिवेशन और टीचर की हार्ड वर्किंग पर डिपेंड होता है। अगर टीचर हार्ड वर्किंग है, बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करता है, तो डेफिनेटली बच्चे अच्छी स्कोरिंग करेंगे। तो ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट होते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स गुड रिजल्ट डिपेंड ऑन टीचर्स मोटिवेशन एंड इफेक्टिव
टीचिंग। नेक्स्ट फीचर इज कॉमन गोल। अब देखो कॉमन गोल जो ये फीचर है ये भी इसी डेफिनेशन में से लिया गया है, दे हैव कॉमन मोटिव्स। देखो ग्रुप में जो मेन फीचर होता है वो ये है कि सब लोग एक ही गोल को अचीव करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं। हर पर्सन का, हर मेंबर का एक ही मोटिव होता है, एक ही डिजायर होती है, एक ही एम्बिशन होती है, एक ही गोल होता है। उसी गोल के लिए वो कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों का गुड परफॉर्मेंस रहे। टीचर इफेक्टिवली टीच करता है स्टूडेंट को और स्टूडेंट्स हार्डवर्क से एक अच्छा आउटकम देते हैं टीचर को, ताकि टीचर का मोटिवेशन और इफेक्टिव टीचिंग फ्रूटफुल रहे। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर अचीविंग गुड परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जाम। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर कॉमन गोल होता है ग्रुप में। हर मेंबर के लिए सेपरेट गोल नहीं होते, हर मेंबर का एक ही गोल होता है, उसे अचीव करने के लिए वो कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज एस्टैब्लिशेस रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर एवरीवन। देखो ये जो फीचर है ये भी इसी डेफिनेशन में है, ये है सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप एंड हैव नॉर्म्स दैट रेगुलेट देयर बिहेवियर। देखो हर ग्रुप में कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। हर ग्रुप में हर पर्सन को एक रोल असाइन किया होता है, उस रोल के अकॉर्डिंग ही वो पर्सन एक्ट करता है। देखो अगर पर्सन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा तो वहाँ पर इनडिसिप्लिन अराइज हो जाएगा, और इनडिसिप्लिन अराइज होने की वजह से रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारा कॉमन गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्रुप में जो भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, तो हर मेंबर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हर कोई उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा, ताकि जो उनके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली अचीव किए जा सके। तो आप किस तरह से लिखेंगे इसमें? रूल्स एंड टाइम टेबल दैट ब्रिंग एवरी स्टूडेंट टू साइकोलॉजी क्लास। देखो आपको पता है स्कूल में टाइम टेबल होता है कि कौन सा पीरियड कितनी देर तक रहेगा। तो एज पर टाइम टेबल सारे स्टूडेंट साइकोलॉजी की क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि जो रूल्स बने हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनको अगर हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। तो देखो ये 5 फीचर मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये पांचों जो सैलिएंट फीचर्स हैं ये इसी डेफिनेशन में से मैंने निकाले हैं। मैंने किसी तरह से कोई फीचर बाहर से नहीं लिया, सारे फीचर मैंने आपको समझाए हैं कि कैसे मैंने इसी डेफिनेशन में से लिए हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर 3 या 4 मार्कर आता है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे ग्रुप की, उसके बाद ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये 5 पॉइंट आपको रटने की या याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखनी है। डेफिनेशन याद करने के बाद आप सारे पॉइंट अपने आप ही लिख पाएंगे। तो देखो आप इस डेफिनेशन को एक बार याद कर लेना, उसके बाद आप सैलिएंट फीचर्स अपने आप लिखना। इस वीडियो लेक्चर को देख के मत लिखना, आप खुद अटेम्प्ट करना कि वेदर आई एम कैपेबल ऑफ राइटिंग ऑल द फीचर्स और नॉट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 5 फीचर इफेक्टिवली लिख पाएंगे। क्लियर? समझ में आया? अब देखो मैं आपको कुछ टर्म्स समझा रही हूँ। पहली है क्राउड, दूसरी है टीम और तीसरी है ऑडियंस। तो देखो सबसे पहली आती है क्राउड। क्राउड में आप क्या लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ पीपल एट अ प्लेस बाय चांस, दे आर नाइदर इंटरडिपेंडेंट नोर डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड नो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। देखो क्राउड क्या होता है? क्राउड एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पीपल होता है जो बाय चांस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन वो बाय चांस इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर ना तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, ना ही वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दूसरा, क्राउड में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी नहीं होती, वहाँ पर कोई पर्सन किसी को जानता नहीं है। जैसे देखो आप रोड पे जा रहे हैं और अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखो किस तरह से लोग वहाँ असेंबल हो जाते हैं। वहाँ पर ना ही कोई किसी से इंटरेक्ट करता है, ना ही किसी को जानता पहचानता है, लेकिन एकदम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्राउड।
यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये बाय चांस इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर किसी के साथ किसी तरह की कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है। जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ भी उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसे वो जानते भी नहीं है, लेकिन लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्राउड में यही होता है कि किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर पर्सन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती। देखो, अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो वहाँ पर बिलोंगिंगनेस होती है। आप कहते हैं कि ये मेरा ग्रुप है, क्राउड को कोई कहता है कि ये मेरी भीड़ है, तो इस तरह से वहाँ पर कोई बिलोंगिंगनेस भी नहीं होती। तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे क्राउड में। समझ आया? दूसरा है टीम। टीम में क्या होता है? इट इज स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप, बोथ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क आर इम्पोर्टेंट। टीम मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, committed to common goal through coordinated efforts. For example, फुटबॉल और क्रिकेट टीम। देखो, टीम एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर इंडिविजुअल वर्क और टीम वर्क दोनों ही इम्पोर्टेंट है। टीम में क्या होता है? टीम मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सारे मेंबर्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। जो भी टीम के मेंबर हैं एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसके बाद आ गया कमिटेड टू कॉमन गोल। देखो, यहाँ पर जो गोल होता है वो कॉमन होता है। सारे टीम के मेंबर्स कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, यहाँ पर उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं। सारे टीम के मेंबर्स अगर ऑनेस्टी के साथ इंडिविजुअल लेवल पर अच्छे से वर्क करते हैं तो वो कलेक्टिव वर्क कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क होता है वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से होता है, कलेक्टिव वर्क होता है, सब लोग मिलके काम करते हैं। जैसे फुटबॉल और क्रिकेट टीम, अगर कोई मैच जीता जाता है तो देखो टीम का नाम आता है। कभी भी हम इंडिविजुअल का नाम नहीं लेते, हम हमेशा ये कहते हैं कि इंडियन टीम ने मैच जीता है, ऑस्ट्रेलियन टीम ने मैच जीता है। तो टीम क्या होता है? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट्स को, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। समझ आ गया? अब देखो, अगला आता है ऑडियंस। ऑडियंस में क्या लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव असेंबल्ड फॉर स्पेशल पर्पस। दूसरा पॉइंट और लिखना, दे आर पैसिव एंड डू नॉट शो फीचर्स ऑफ ग्रुप्स लाइक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड इंटरेक्शन। देखो, ऑडियंस में क्या होता है कि ये लोग किसी स्पेशल पर्पस के लिए, सेम पर्पस के लिए कलेक्ट होते हैं। इन लोगों का अपना कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये बिल्कुल पैसिव होते हैं, यानी ये बिल्कुल बैठ जाते हैं और बैठ करके दूसरों की एक्टिविटीज को ये वॉच करते हैं। जैसे सपोज आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आपके पेरेंट्स आए हैं, बाहर से गेस्ट बुलाए गए हैं, तो ये सारे क्या है? ये ऑडियंस है। इनका कोई एक्टिव रोल नहीं है, यानी इनका उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। पार्टिसिपेशन आप स्टूडेंट्स का है। उनका मेन पर्पस क्या है कि वो आपके प्रोग्राम को वॉच करने आए हैं, जो आप परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जो आपको अवार्ड मिलने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए आए हैं वो। तो इस तरह से जो ऑडियंस होते हैं वो टोटली पैसिव होते हैं, किसी तरह का उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। दूसरा, उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी नहीं होती है जैसे ग्रुप के मेंबर्स में होती है। तो समझ आ गया ऑडियंस? इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप? देखो, लोग ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रुप से हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक सपोर्ट मिलती है। हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो ग्रुप हमेशा हमारे साथ खड़ा होगा। दूसरा, ग्रुप हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, हमारी लाइफ को मीनिंग देता है, हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट फैसिलिटेट करता है। ग्रुप पॉजिटिव फीलिंग भरता है हमारे अंदर, ताकि हम देश के गुड सिटीजन बन सके। तो देखो, ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे रीजन हैं। मैं आपको सारे रीजन डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा जाता है, व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है सिक्योरिटी। ग्रुप गिव्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वी गेट सेंस ऑफ कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। देखो,
जब हम किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं तो हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो ये ग्रुप हमारी हेल्प करेगा। तो हमारे अंदर सेंस ऑफ कंफर्ट डेवलप होता है, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन डेवलप होता है। दूसरा पॉइंट है स्टेटस। वी गेट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन एंड पावर। देखो, जब हम एक अच्छे ग्रुप के मेंबर होते हैं तो सोसाइटी में हमारी अच्छी गुडविल होती है, अच्छी रिकॉग्निशन होती है, हमारे पास पावर भी होती है। देखो, जब मेजोरिटी होती है तो वहाँ हमेशा पावर होती है, लोग हमें पहचानने लग जाते हैं, हमारी एक गुड रिकॉग्निशन बन जाती है, हमारी गुडविल बन जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोग अपना स्टेटस सोसाइटी में इम्प्रूव करने के लिए अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि उनकी रिकॉग्निशन हो, उनकी गुडविल इंक्रीज हो। थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ एस्टीम। वी हैव फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ एंड एस्टैब्लिशेस पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी। देखो, जब हम एक ग्रुप के मेंबर बनते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने से हमारी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाती है, क्योंकि हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, स्टेटस समाज में बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। देखो, ग्रुप को ज्वाइन करने से लोगों की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई होती है, जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव एंड पावर। लोगों के अंदर एक बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है कि मैं तो इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मैं तो इस ग्रुप का मेंबर हूँ। तो लोग एक साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, उनको लोग प्यार करते हैं और उनके पास पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि वो अच्छे ग्रुप के मेंबर हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गोल अचीवमेंट। देयर इज पावर इन मेजॉरिटी कैन नॉट बी अटेन्ड इंडिविजुअली। देखो, आपको पता है मेजॉरिटी हमेशा पावरफुल होती है, माइनॉरिटी हमेशा वीकन होती है। लोग अपने गोल अचीव कर सकते हैं इजीली क्योंकि उनके पास पावर है, उनके साथ सोशल सपोर्ट है, ग्रुप के मेंबर्स उनके साथ है। तो यहाँ पर जो भी गोल है वो इजीली अचीव हो जाता है। इंडिविजुअल लेवल पर पर्सन अचीव नहीं कर पाता। अगर पर्सन अकेला है, इंडिविजुअल लेवल पर उस गोल को अचीव करने में उसे प्रॉब्लम्स अराइज होगी, क्योंकि अगर सोशल सपोर्ट साथ है तो कोई भी गोल हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो लोग इसलिए भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं कि वो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ग्रुप ब्रॉडन अवर नॉलेज एंड सप्लीमेंट अवर इंफॉर्मेशन। देखो, अगर पर्सन अकेला है, सिंगल पर्सन है, तो उसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी, उसकी जो नॉलेज है वो भी लिमिटेड होगी। लेकिन ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हर पर्सन कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इस तरह से हम अपडेट रहते हैं, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है और इंफॉर्मेशन भी सप्लीमेंट होती है। तो ये 6 रीजन है कि लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं। ये 6 पॉइंट आपको लिखने हैं, ये 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है। होपफुली ये सारे टॉपिक आज के आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज कंटिन्यूटी में मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर 7 डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगी। और देखो, एक दूसरी बात और कहती हूँ कि लिंक आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि इस पैंडेमिक के समय बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो लेक्चर से हर बच्चे का टॉपिक क्लियर हो जाए, उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।